गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत। आखिरकार 400 पार करने का सपना बीजेपी का क्यों टूट गया, इस पर आज हम बात करेंगे। जी हाँ, लगभग सभी टीवी चैनल्स में आपने देख लिया होगा कि किस प्रकार से जो एनडीए अलायंस है वो अब 400 पार करने का दावा कर रही थी, लेकिन वह अब 400 पार नहीं कर पाएगी। और यहाँ पर देख सकते हो कि इंडिया अलायंस ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और यहाँ पर इस बात पर भी हम बात करेंगे कि आखिर क्यों भारत की जनता ने एनडीए अलायंस से अपना बहुमत वापस लेकर के वहाँ पर अपना जो साथ है वो इंडिया अलायंस की ओर दिया है। इस पर हम बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों बीजेपी जो है 272 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। जी हाँ, इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा वो रहा रोजगार का, जिसे इंडिया अलायंस ने बार बार उठाया, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, बार बार उन्हें रोजगार का मुद्दा उठाया और पेपर लीक का मुद्दा उठाया और अग्निवीर जैसे टेम्पररी जो स्कीम लाई गई थी उसका मुद्दा उठाया। और आप देख सकते होंगे कि 2014 के सर्वे में भी यह जारी किया गया था कि भारत की लगभग 60% जो पॉपुलेशन है अभी यूथ है। और यहाँ पर जो यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट की सख्त ज़रूरत है ताकि वो अपने और अपने फैमिली को सिक्योर कर सकें। लेकिन 2019 से 2024 तक आपने देखा होगा कि जिस उम्मीद के साथ लोगों ने बीजेपी के प्रति अपना मत दिया था, बहुमत दिया था, उस पर बीजेपी कहीं न कहीं खरा नहीं उतर पाई। चाहे आप देख सकते हो यूपी का जो बड़ा राज्य है वहाँ पर देखे होंगे कि अभी हाल ही में जो पुलिस पेपर मामला लीक हुआ था और यहाँ पर आरओ का पेपर लीक हुआ था, जबकि केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और आपके यूपी में भी बीजेपी की सरकार है। उसके बाद भी इस तरह से लीक हुए और आयोग पर भी प्रश्न उठा, यूपीपीसीएस पे किस तरह से ये पेपर लीक हो रहे हैं। और फिर लोगों के मन में फिर से आक्रोश आया, क्योंकि जो यूथ है वो अपना तन मन लगाकर महीनों और सालों तक परीक्षा की तैयारी करते हैं और आप एक पेपर को लीक होने से नहीं रोक पाए, तो कहीं ना कहीं लोगों का आक्रोश और युवाओं का आक्रोश जो है जनादेश में दिख रहा है। और आपने देखा होगा कि 2019 से लगातार यूपीपीसीएस में जो सीटें हैं वो काफ़ी कम होते जा रही है, 200 और 225 तक ही आ पा रही है, जबकि यूपी की पॉपुलेशन जो है 26 करोड़ है। तो और उसको भरने वाले जो छोटे एग्ज़ाम्स है, जो यूपीपीसीएस एग्ज़ाम्स है, उसको भरने वाले लोगों की संख्या 10 से 15 लाख होती है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उसकी अभ्यर्थियों की तुलना में जो सीटें वो काफ़ी कम आ रही है। और ऐसा यूपीपीसीएस नहीं, यूपी के सभी एग्ज़ाम्स में आपने देखा होगा कि जिस अकॉर्डिंग से जनसंख्या है उस अकॉर्डिंग से रोजगार वहां पर नहीं आया। चाहे वो शिक्षक भर्ती की बात कर ले तो 2019 से 2024 तक शिक्षक भर्ती अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है। और इस पर अभ्यर्थी जो है कहीं ना कहीं आक्रोशित थे। हालांकि सरकार इस पर स्पष्टता नहीं दे पा रही थी, लेकिन युवाओं ने अपने वोट के माध्यम से सरकार को यह चेतावनी दी है कि अगर आप इस तरह से अब इस बार नहीं करते हैं तो हो सकता है कि जितना अभी आपको मत मिला है, समर्थन मिला है जनता का, शायद वो भी ना मिल पाए। और जो इंडिया अलायंस है उन्होंने यही मुद्दा उठाया था और इस वजह से काफ़ी जो जनता है वो इंडिया अलायंस के साथ जा चुकी है। दूसरी अगर हम बात बोले तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये भारत देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों से मिलकर के बनता है। और हमारा भारत जो देश का संविधान है वो भी धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन यहाँ पर चुनावी मुद्दों में आपने मंगलसूत्र जैसे जो शब्दों का प्रयोग किया, तो इससे जिन मुसलमान लोगों ने 2014 और 2019 में आपके साथ साथ दिया था, आपके साथ उम्मीद के साथ आपको वोट दिया था, तो उन मुसलमानों का भरोसा भी आपने खो दिया। और फिर से जो मुसलमान लोग हैं वो भी कहीं न कहीं आपसे मत लेकर के फिर से अपने जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनके साथ जाते हुए दिखे। और इसका साफ-साफ परिणाम आप देख सकते हैं कि जो सपा पार्टी है यूपी में, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो अगर आपको 400 पार करने का सपना था तो आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर के चलना चाहिए था। सबका भरोसा साथ में रहकर और सभी के लिए काम करना चाहिए था, क्योंकि आप इतिहास से जानते भी होंगे कि यह देश जब आज़ाद हुआ था तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों ने मिलकर के कोशिश की थी, तब यह आज़ादी हमको मिली थी। और आज़ादी के बाद अगर आप किसी एक धर्म के लिए काम करने की कोशिश करेंगे और बाकी धर्म को अनदेखा करेंगे तो कहीं न कहीं जो जनादेश है वो इस प्रकार का होगा ही होगा। और तीसरी बात अगर बोले तो किसान, जो हमारे आम किसान होते हैं, वह 2020 से लगातार यहाँ पर अनशन कर रहे थे।
लेकिन आपने एक बार भी आपकी सरकार की तरफ से जो निर्णायक फैसला है वो नहीं आया और किसान बार-बार आते थे दिल्ली और यहाँ से वापस चले जाते थे। लेकिन इनकी मन की बात सुनी नहीं गई और आपको ऐसा लगा कि इसमें यूपी और बिहार के शायद किसान नहीं आ रहे हैं, लेकिन वह इतने सक्षम नहीं थे कि वो बार-बार दिल्ली आ पाते, लेकिन वह वहाँ से ही यहाँ के किसानों की बात कहीं न कहीं सुन रहे थे और फिर उन्होंने अपने मन की बात जो है जनादेश के ज़रिए आपको सुनाने की कोशिश की। तो किसानों का भी यहाँ पर आंदोलन जो चुप्पी आपने रखी थी, कहीं न कहीं इसका परिणाम भी है कि आपने दो 272 भी पार करने की कोशिश जो की थी, वो भी यहाँ पर नाकाम रही। और यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे जो प्रकरण है उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी चुप रहे, कहीं न कहीं उस सब का परिणाम यहाँ पर 272 से जो नीचे गई है बीजेपी उसका कारण रहा। जैसे कि आप मणिपुर में चुप रहे और उसके बाद सोनम वांगचुक जी ने हाल ही में जो लद्दाख में प्रोटेस्ट किया था, हालाँकि सोनम वांगचुक को आम लोग ना जानते हों लेकिन जो भारत के युवा हैं वो लगभग सभी ने सोनम वांगचुक जी को जानते हैं और उस पर आपका मौन कहीं न कहीं लोगों के मन में खटकता रहा और इसका परिणाम आप देख सकते हैं। और उससे भी और अगर एक और बात बोलना चाहें तो रेसलर का जो प्रोटेस्ट हुआ था उस पर भी रेसलर्स को भी लगभग सारे यूथ और भारत के सभी लोग और सभी महिलाएं भी जानती है। जब ब्रिजभूषण शरण जी पर एफआईआर हुआ तो भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो कहीं न कहीं भारत देश की महिलाओं तक यह मैसेज पहुंचा कि जिन महिलाओं को पदक जीतने पर आप अपने घर बुलाते हैं और जब वही महिलाएं मुसीबत में होती है तो आपके घर से थोड़ी दूर पर प्रोटेस्ट चलता है तो आप इंसानियत के नाते भी उनसे नहीं मिल पाते, चुप रहते हैं। तो ये चुप रहने के साथ-साथ समय के साथ-साथ शायद सरकार को ऐसा लगा होगा कि लोग बातें भूल जाएँगे, लेकिन अब लोग बदल चुके हैं, लोगों को बातें याद रहती है और यहाँ पर जो लोग हैं वो हालाँकि वहाँ पर बोल नहीं पाते लेकिन लोग अपने वोट की कीमत समझने लगे हैं। इस वजह से आपने देखा होगा कि जनादेश को उन्होंने बहुमत बीजेपी से वापस लेकर अब धीरे-धीरे भरोसा इंडिया अलायंस की ओर दिखाने का जो है स्टार्ट कर दिया है। और अगर हम बात बोलें तो कुछ समय पहले देखा होगा आपने ईडी सीबीआई जो एक तरफा कार्रवाई कर रही थी विपक्ष पर ही, जबकि बीजेपी के ब्रिजभूषण शरण जी हो जाए, चाहे प्रज्वल रेवल्ला जैसे संगीन आरोपी हो उन पर कार्रवाई नहीं कर पाई, जबकि विपक्ष पर ईडी और सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही थी। तो इससे भारत के लोगों में एक संशय आ गया कि क्या बीजेपी भी तानाशाही की ओर अग्रसर हो रही है और इससे थोड़ा-सा डर रहा। इसलिए बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वह बीजेपी के और एनडीए अलायंस से निकल कर के इंडिया अलायंस की ओर शिफ्ट हो गई है। इस वजह से जो बहुमत 400 के पार जाना चाहिए था, वह अब 300 तक लगभग आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हर रविवार लगभग अपने मन की बात कही जनता से, लेकिन मन की बात सुनने में कहीं न कहीं वो विफल रहे। तो जनता ने एक सबक दिया है और उनसे बहुमत वापस लेकर के एक मौका फिर से दिया है कि अगर आप जनता की बात सुनते हैं तो शायद हो सकता है 2029 में आप 400 पार कर जाएँ, अदरवाइज़ आपको फिर से जनता का जो ये आक्रोश है वो सहना पड़ेगा और जनता के मन की बात आपको सुननी पड़ेगी। नहीं तो जनता अब मौन ज़रूर है लेकिन अब वो मूर्ख नहीं है। वो अपना वोट का फैसला करना जानती है और जो भी सरकार चाहे वो एनडीए अलायंस हो, चाहे इंडिया अलायंस हो, जो भी जनता की बात सुनेगी, जनता उनके तरफ मूव हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्यों बीजेपी आखिर 272 से नीचे गिर गई और अगर आखिरी में सबसे बड़ा मुद्दा जो टर्निंग पॉइंट हो सकता था या सारे देश को लग रहा था कि श्री राम मंदिर का निर्माण से हो सकता है बीजेपी फिर से टर्निंग पॉइंट की तरह से फिर से 400 पार का आंकड़ा कट जाए, लेकिन आपको ये देखना चाहिए था कि आज भारत को श्री राम मंदिर से ज़्यादा श्री राम राज्य की आवश्यकता है और यहाँ पर श्री राम राज्य में वुमेन सेफ्टी जो होती है वो होनी चाहिए। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के आरोप और प्रज्वल रेवल्ला के आरोप से इस तरह से वी1 सेफ्टी देने में कहीं न कहीं बीजेपी जो विफल रही और जो श्री राम राज्य का दूसरा पिलर बोले एजुकेशन, एजुकेशन के साथ एम्प्लॉयमेंट, लेकिन आपने देखा होगा कि एम्प्लॉयमेंट आज बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो श्री राम राज्य का दूसरा जो चरण था
दूसरा मुख्य बात था एम्प्लॉयमेंट देने में, उसमें भी बीजेपी जो है विफल रही। और तीसरी अगर बात बोले तो हेल्थ देने में भी कहीं न कहीं विफल रही। जो आयुष्मान योजना, आयुष्मान भारत जो 5 लाख रुपए का सुविधाएँ बीजेपी सरकार जो वादा करती है पूरे देश को देने का, लेकिन वह लोगों को आज भी पता नहीं है कि आयुष्मान कार्ड कौन से हॉस्पिटल में चलता है, किन बीमारियों में चलता है, किन पे नहीं चलता। कहीं न कहीं ट्रांसपेरेंसी की कमी रही। तो ये 3 चीज़ें जो है बीजेपी सरकार नहीं दे पाई लोगों को, महँगाई से राहत नहीं दे पाई। और यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग कहीं न कहीं संशय में थे कि बीजेपी को बहुमत दिया जाए या नहीं दिया जाए। इसलिए बहुत बड़ा जो जनसंख्या था उन्होंने अपना मत जो है बीजेपी से वापस ले लिया और वो इंडिया अलायंस की ओर शिफ्ट हो गई है। और इसका मिला-जुला परिणाम रहा कि बीजेपी अपने अकेले के दम पर 272 पार नहीं कर पाई। हालाँकि हो सकता है बीजेपी और एनडीए अलायंस सरकार बना ले, लेकिन यह एक चेतावनी होगी कि अब लोग धर्म जैसे राजनीति से ऊपर उठ गए हैं और लोग इंसानियत धर्म के साथ जाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो। सभी का भलाई जो भी सरकार करेगी और जो भी लोगों को रोज़गार देगी, बेसिक सुविधाएँ देंगी, स्वास्थ्य सुविधाएँ देंगी और भी बहुत सारे जो उनके मन की बात सुनेंगी, लोग उनके साथ जाएँगे। और इसलिए वजह से कहीं न कहीं बीजेपी को एक चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी को अब जैसे मणिपुर और रेसलर प्रोटेस्ट, किसान प्रोटेस्ट, चाहे वो लद्दाख प्रोटेस्ट में चुप रहे थे, अब उनको आने वाले समय में इस बड़े-बड़े जैसे प्रोटेस्ट जो होते हैं, उन पर जा कर के उनसे मिलना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। तब शायद हो सकता है कि 2029 के चुनाव में 400 पार करने का सपना कहीं पूरा हो पाए। और इस तरह से आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने भी काफ़ी मेहनत किया और लोगों की बात सुनी, तो फिर लोगों ने फिर से उन पर भरोसा जताने का कोशिश किया। तो आप देख सकते हैं कन्क्लूज़न में अगर हम बात बोले तो जो भी लोगों की बात सुनेंगे, अब लोग उनकी सुनेंगे। और इस तरह से यह परिणाम मिला-जुला रहा और बीजेपी को एक सबक के रूप में दिया गया है कि अगर आप मन की बात सुनेंगे, तभी लोग आपके मन की बात सुनेंगे। इस वजह से यह परिणाम कहीं न कहीं रहा। इसी प्रकार हम और भी वीडियो इस चुनाव परिणाम परिणाम से लेकर जो भी बातें रहेंगी, वो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए लैन भारत। थैंक यू।